नाउ अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ आर्ट है या नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने आपको साइंस में भी बताया था कि पहले हम साइंस को जानेंगे, फिर हम साइंस के फीचर को मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, मैच कर गए तो ठीक ठीक, नहीं किया तो नहीं। तो हमें कंक्लूजन ये निकला कि साइंस के सारे फीचर्स मैच नहीं किए तो मैनेजमेंट साइंस कंप्लीटली नहीं है, बट हाँ सॉफ्ट साइंस है, इम्परफेक्ट साइंस है। अब हम जानते हैं आर्ट क्या। तो देखो भाई, आर्ट क्या है? इट्स लाइक अगर कोई पेंटर है तो वो आर्टिस्ट कहा जाएगा, डिज़ाइनर है तो आर्टिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। अगर कोई सिंगर है तो आर्टिस्ट कहा जाएगा, कोई ओरेटर है, कोई अच्छा बोलता है तो उसे आर्टिस्ट कहा जाता है, रेडियो जॉकी को आर्टिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ये सब आर्टिस्ट ही होते हैं। तो हर एक आर्ट जो होती है वो एक प्रैक्टिसिंग की चीज़ होती है, आप उसे प्रैक्टिस करते। कुकिंग भी क्या है? आर्ट है, क्योंकि उसके क्यूलिनरी आर्ट कंसिडर किया जाता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक आर्ट है। तो यहाँ पे है कि आर्ट के फीचर में सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मतलब जिस आर्ट को हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है। जैसे अगर कोई गाना गाता है तो थाप, धमार, ध्रुपद, ये सारे फॉर्म्स हैं गाने के, ठीक है। अगर आप यूपी बिहार की तरफ जाते हो तो आपको ठप्पा, ख्याल, ठुमरी, ये सारे फॉर्म्स हैं जो कि गाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी गानों का इन सभी जो लोकगीत है उन सभी का आपको प्रॉपर्ली किताब मिलेगा, जिस किताब में आपको बताया जाए कि कैसे कब क्या गाना होता है, सुर को कैसे रखा जाएगा, ताल को कैसे रखा जाएगा, सरगम कैसे बनाए जाते हैं। आप डांस स्टाइल की ही बात कर लीजिए, डांस स्टाइल में आप अपने क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं तो उसमें हर एक मुद्राज डिफाइन किए गए हैं, लिखे हुए हैं किताबों में। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्ली जो आर्ट होता है उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको कैसे प्रैक्टिस करने बताया जाता है। अब खाना बनाने के लिए कुकरी बुक है तो कुकरी बुक क्या है? एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। और खाना बनाना प्रॉपर्ली आपके सामने क्या कंसिडर किया जाता है? एक आर्ट फॉर्म कंसिडर किया जाता है क्यूलिनरी आर्ट के रेफरेंस में। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक आर्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होता है। मतलब हर एक प्रैक्टिसिंग आर्ट के पीछे जो अप्रोच है, जो नॉलेज है वो अवेलेबल है। आप उस नॉलेज को लेके उस आर्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो भाई, हर एक आर्टिस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मालिनी अवस्थी की बात करो, ठीक है, उन्हीं के रेफरेंस में अगर आप शारदा सिन्हा की बात करो, मे बी आप ये सारे नाम जानते होंगे, ठीक है। भारती दयाल शर्मा की बात करो, नरेंद्र सक्सेना की बात करो, सब टॉप सिंगर्स हैं क्लासिकल सेगमेंट में, ठीक है। चलो आप वहाँ पे मत जाओ, आप नॉर्मल लेवल पे जाओ। जैसे अगर आपके घर में अगर आपकी आंटी खाना बनाती हैं और आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो दोनों के खाने के टेस्ट में अंतर है। आपकी ग्रैंड मदर खाना बनाती हैं, उनके खाने के बनाने में टेस्ट में अंतर है। क्यों? क्योंकि सब खाना ही बना रहे हैं, सब आर्टिस्ट ही हैं, लेकिन सबका बनाने का तरीका क्या है? अलग अलग है। मतलब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। के अलग गाता है, कैलाश खेर अलग गाता है, या फिर इट्स लाइक कि अरिजीत सिंह अलग गाते हैं, जुबिन नौटियाल अलग गाते हैं। सब गाना ही गाते हैं, 7 सुर ही हैं, लेकिन उस सुर में जो तरीका है गाने का वो सबका अलग अलग है। तो इसीलिए हर एक आर्टिस्ट अपने आप में अलग होता है और इसीलिए आर्ट का एक फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, विच मीन्स इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आज आप किचन में जाओ और आप सोचो कि आपके पास महारत हासिल हो, नॉट एट ऑल। ग्रैंड मदर्स के खाने में टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने लगभग 20, 22, 25, 30 साल, न जाने कितने साल किचन में बिताए हैं, तब जाके उनके पास ये एक्सपर्टीज आया है। तो इसीलिए आर्ट की कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी जाके आपको एक्सपर्टीज आता है। कहते हैं ना कि आप क्या करते हो, इट्स लाइक कि प्रैक्टिस हो, गाने वाली प्रैक्टिस क्या कहता है, कहा जाता है, जो भी कहा जाता हो, ठीक है। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका आर्ट परफेक्ट होते जाएगा और आर्टिस्ट लर्नर ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आर्ट में कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके आपके अंदर एक बेहतरी आती है। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या कि एक काम को करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे इन्हीं 7 सुरों पे आपके यहाँ सैड सॉन्ग भी बन जाते हैं, सूफ़ी भी बन जाता है, कवाली भी बन जाता है, रेट्रो भी बन जाता है, मल्टीपल सॉन्ग्स बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्रिएटिविटी अलग है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितना आप क्रिएटिव होंगे तभी वो आर्ट है। अदरवाइज जो इंसान क्रिएटिव नहीं हुआ वो आर्ट कैसे कंसिडर किया जा सकता है? तो इसीलिए आर्ट में क्रिएटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स लाइक आप कह सकते हो कि इट्स अ
सॉल्ट इन अ फूड, ठीक है। अगर कोई आर्टिस्ट है, जैसे अगर मान लेते हैं डिज़ाइन है, तो मेरे सामने कोई डिज़ाइन है, मैंने उसको बस छाप दिया, तो क्या छापना यहाँ पे आर्ट है? नहीं, उस डिज़ाइन को अपने फॉर्म में बनाना क्या कहा जाता है? आर्ट कंसिडर किया जाता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट में ऐसा है कि नहीं है। क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है? हाँ जी, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट है जैसे सेल्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट जो हम अप्लाई करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसकी किताबें हैं और स्पेशलाइज्ड किताबें हैं। तो मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ऑब्वियस सी बात है, हर एक मैनेजर अलग अलग होता है। हर एक मैनेजर अलग अलग कैसे होता है? आप एग्जांपल ले लीजिए, टाटा ग्रुप की ही बात करते हैं, जमशेदजी नूरजहान टाटा की बात कर लीजिए, रतन टाटा की बात कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों टाटाज ग्रुप को इन्होंने संभाला, लेकिन इनको संभालने का क्या है? अलग अलग तरीके हैं। जेआरडी टाटा की बात कर लीजिए, तो नूरजहान टाटा, जेआरडी टाटा और रतन टाटा, ये तीनों मैनेजर्स हैं। इन तीनों ने मिलके कहीं ना कहीं टाटाज को एक लेवल पे पहुंचाया है। शुरुआत तो नूरजहान से हुई, उसके बाद जेआरडी आए और जेआरडी के बाद रतन टाटा आए। मैं बेसिकली टाटा ग्रुप की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीका सबका अलग अलग था, सबने टाटा ग्रुप को अलग अलग तरीके से मैनेज किया। अब आप मुकेश अंबानी के मैनेजमेंट का तरीका और साइरस मिस्त्री के मैनेजमेंट का तरीके में आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर सकते हो। दोनों मैनेजर्स ही हैं, लेकिन मैनेजमेंट का तरीका दोनों का क्या था? अलग अलग था। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, हर एक मैनेजर अपने अपने तरीके से चीज़ों को करता है, और आर्ट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन माना जाता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। देखो भाई, आपको पहले ही बताया कि अगर आपको आर्ट में महारत हासिल करनी है तो आपको कंटिन्यूस रिगरस बेसिस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सेम इज़ लाइक इन द केस ऑफ मैनेजमेंट। इस बात को याद रख लीजिएगा, बेस्ट मैनेजर्स किसी भी बिजनेस स्कूल्स में तैयार नहीं किए जाते और बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस स्कूल्स में तैयार नहीं किए जाते हैं। वर्ल्ड के जितने भी टॉप बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, उसमें से आप मेजॉरिटी में देखो कि सब में कहीं ना कहीं एजुकेशन की लैक है। लेकिन एजुकेशन की लैक है, सेंसिबिलिटी की लैक नहीं है, एक्सपोजर का लैकनेस नहीं है। आप एलॉन मस्क की बात कर लीजिए, आप बर्बरी ग्रुप की बात कर लीजिए, ब्लेक नॉर्डस्ट्रॉम की बात कर लीजिए, ये टॉप मैनेजर्स रहे हैं वर्ल्ड में, ठीक है। और अभी भी कुछ ना कुछ लोग जिंदा हैं, जैसे ब्लेक नॉर्डस्ट्रॉम तो जिंदा नहीं रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर, नॉर्डस्ट्रॉम के 4th जनरेशन के मेंबर थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस ज़रूरत होती है। अगर आप चाहोगे कि भाई मैं बिजनेस स्कूल में जाके BBA सीख लूँ और MBA सीख लूँ और कर को टॉप कंपनीज़ को आगे बढ़ा दूँ, नहीं, आपकी ज़िंदगी बीत जाती है, आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर भी आपको बेस्ट मैनेजर का शायद ही टैग मिल पाता है, क्योंकि वक्त बीतता है तब आपके सामने लाइफ के मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आते हैं, मल्टीपल केसेस आते हैं जिनसे आप सीखते हो और डिसीजन लेते हो। बिकॉज मैनेजमेंट इज जस्ट ओनली डिसीजन मेकिंग अप्रोच, और डिसीजन कैसे आएगा? आपके एक्सपीरियंसेस से आएगा, पिटफॉल से आएगा। तो इसीलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस आर्ट को भी मांगता है और कंटिन्यूस प्रैक्टिस मैनेजमेंट को भी मांगता है। तो यहाँ पे 1 each मतलब अभी तक 3 each हो चुका है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यहाँ पे मैनेजमेंट के रेफरेंस में क्रिएटिव माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को मैनेज किया जाता है। जैसे बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर मैं मारुति मानेसर प्लांट की बात करूँ, तो यहाँ पे जो मैनेजर्स थे उन्होंने मैनेज नहीं किया ट्रेड यूनियन की डिमांड को, तब जाके इतना आउटरीच हो कि भाई आग लगा देगी पूरी पूरी फैक्ट्री को, मैनेजर को जिंदा जला दिया गया, ठीक है। लेकिन उसी तरफ से अगर मैं एक रेफरेंस में दूसरा एग्जाम्पल लूँ, तो ओके, एक अच्छी कंपनी का एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो, BSNL के भी जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी कहाँ गए थे? इट्स लाइक कि वो भी कहते हैं ना कि हड़ताल पे गए थे, ठीक है, तालाबंदी पे गए थे। तो BSNL में तो कोई ऐसा पंगा नहीं हुआ, तो BSNL के मैनेजर्स ने उसको अच्छे से मैनेज किया, और जो मारुति के मैनेजर्स थे उन्होंने इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैनेजमेंट करने का दोनों का तरीका क्या था? अलग अलग था, और यही क्रिएटिव बनाता है आपको। और प्रॉब्लम को आप कितने अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये मैनेजमेंट सिखाता है, और ये आर्ट में भी होता है। जैसे एक गाने को कितने अलग अलग वेरिएंट्स में गाया जा सकता है, उसी तरीके से एक प्रॉब्लम को अलग अलग वेरिएंट्स के फॉर्म में सॉल्व भी किया जा सकता है। यही है मैनेजमेंट और यही है आर्ट। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज भी मैनेजमेंट में है,
साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है और मैनेजर्स को क्रिएटिव होना पड़ता है, तभी जाके आप प्रॉब्लम्स को तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आर्ट के जो सारे फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट से टैली होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? ऑब्वियसली सर, मैनेजमेंट तो आर्ट हो गया ना, क्योंकि उसके चारों फीचर्स क्या हो गए, मैच कर गए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या प्रोफेशन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे फीचर्स जिस प्रोफेशन में, जिस वर्क में आपको दिखेंगे वही प्रोफेशन है। जैसे अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ तो सीए इंडिया में रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है, सीएस रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है, सीएमए रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है और डॉक्टर्स का रिकॉग्नाइज प्रोफेशन माना जाता है। आईएएस एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशन है, आईएफएस या फिर आईपीएस सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, सब रिकॉग्नाइज प्रोफेशंस में आते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे रीज़न है, ठीक है, याद रख लीजिएगा उसके पीछे क्या है, रीज़न है। क्या क्या रीज़न है देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इंजीनियरिंग एक रिकॉग्नाइज प्रोफेशन नहीं है। अगर आपको लगता हो कि इंजीनियर्स आर प्रोफेशनल्स, क्योंकि उनको प्रोफेशनल्स के तरीके से कॉल आउट किया जाता है, बट एक्चुअली इन केस ऑफ इंडिया ऑन द लीगल बेसिस दे आर नॉट कंसिडर एज प्रोफेशनल्स। सो देखते हैं प्रोफेशन की फर्स्ट फीचर। सबसे पहले चीज़ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या? देखो, अगर आपको सीए बनना है, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको एडवांस अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, एडवांस ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट पढ़ना पड़ेगा, एफएम पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। इतना मत सोचो कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये सब मैं बुक्स के नाम बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, सब जगह पढ़ना होता है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कम पढ़ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको एक प्रॉपर्ली पढ़ाई पढ़नी होती है। कंपनी सेक्रेटरी में जाओगे तो आपको इकोनॉमिक लॉ, कमर्शियल लॉ, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, स्टॉक मार्केट लॉ, जनरल लॉ, आपको लॉज पढ़ने होते हैं। लॉयर भी एग्जैक्टली, लॉयर भी आपका एक अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की बात करते हो तो आपको हिस्ट्री है, जोग्राफी, आपको अपना ऑप्शनल पढ़ना पड़ता है। इट्स लाइक कि आपको वहाँ पे भी एक अच्छा खासा सिलेबस होता है, विच मीन्स यहाँ पे उस प्रोफेशन में क्या चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज को प्रॉपरली डिज़ाइंड फॉर्मेट में आपके सामने रखा जाता है और कैंडिडेट्स को पढ़ाए जाते हैं जाके वो आगे जाके अच्छे प्रोफेशनल बने। ठीक है, डॉक्टर केस में जब एमबीबीएस की बात आती है तो उनको सब चीज़ पढ़ाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एनाटॉमी हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हर चीज़ बताया जाता है, तब जाके आगे जाके एमबीबीएस क्वालिफाई करते हैं, फिर अपना स्पेशलाइजेशन चुनते हैं। तो हर प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या जानना है क्या नहीं जानना है, स्पेशलाइजेशन मेंटेन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में है? हाँ जी सर, ये चीज़ मैनेजमेंट में है। आपको मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, सेल्स मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट है, साथ ही साथ फाइनेंस मैनेजमेंट है, टैक्स मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के भी अपने अपने मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं एंड यू हैव टू स्टडी दैट थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए आपको उसकी जो अपनी यूनिवर्सिटी होती है, उसका जो अपना दायरा होता है वो डिफाइंड है। ठीक है, और उस दायरे की जो नॉलेज है वो आपको इम्पार्ट की जाती है, तब जाके आप एक अच्छे मैनेजर भी बन पाते हो। तो जिस तरीके से अदर प्रोफेशन में सीएस, लॉयर, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस में हर चीज़ वेल डिफाइंड है, मैनेजमेंट में भी हर चीज़ वेल डिफाइंड है कि भैया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, भाई सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। याद रख लीजिएगा, कोई भी सीए कैसे बन सकता है, अनटिल जब तक वो सीए फाउंडेशन ना निकाले, सीए इंटरमीडिएट ना निकाले, 3 साल की ट्रेनिंग ना करे एंड देन सीए फाइनल का एग्ज़ाम देके क्वालिफाई ना करे, तब तक वो सीए नहीं है। आजकल पता नहीं एक अजीब सा ट्रेंड चल चुका है कि जो सीए आईपीसी क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कर लिया, जिनका फाइनल नहीं निकला, उनको सेमी सीए कहते हैं। भाई बस बेवकूफ़ी वाली बात है। तब तो उसके अकॉर्डिंग देखा है तो मैं भी सेमी सीए हूँ, क्योंकि मैंने भी आईपीसी और ट्रेनिंग कर रखी है, फाइनल नहीं निकाला, अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया। तो ऐसा कोई सेंस नहीं कि कोई सेमी सीए होता है। भैया सीए हो या नहीं हो, बस यही होता है, कोई सेमी सीए वे सीए नहीं होता, इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो जब तक आप इस पूरे के पूरे लेवल को क्रॉस ना करो, जब तक आपके पास ICAI की मेंबरशिप नंबर ना आए, तब तक आप सीए नहीं हो। और कोई भी यूं ही उठा के सीए नहीं बन सकता। सेम इन द केस ऑफ आईएएस, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको प्री देना पड़ेगा, आपको मेंस देना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आप सेलेक्ट होगे। तो क्या सेलेक्ट होगे तो आप आईएएस बन गए क्या? नहीं। उसके बाद आपके 11 महीने की लबासना में ट्रेनिंग होगी, फिर आपकी फील्ड ट्रेनिंग होगी 1 साल की, मतलब 2 साल की ट्रेनिंग, तब जाके आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ आईएएस। अब मान लेते हैं आपने इंटरव्यू निकाल लिया और आपने ट्रेनिंग ही नहीं की, तो क्या आप आईएएस बन गए क्या? नहीं। विच मीन्स डॉक्टर के केस में भी यही होता है, लॉयर के केस में भी यही होता है कि कोई भी यूं ही मुँह उठा के डॉक्टर लॉयर्स नहीं बन
सकते हैं, उनको प्रॉपरली एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तभी जाके वो बनेंगे। मतलब ऐरे गैरे को प्रोफेशंस में एंट्री नहीं मिलती। मतलब एंट्री क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो क्या मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं भैया, कहना तो नहीं चाहिए, बट ये रियलिटी है। कोई भी ऐरा गैरा आके मैनेजर बन सकता है, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए कोई भी सो कॉल्ड क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं कि आपको MBA ही होना चाहिए और आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। आपके पास BBA MBA की डिग्री ही होनी चाहिए। Only one thing that matters that how you solve the problems and how you see the problem। ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को देखते कैसे हो और एड्रेस कैसे करते हो, यही चीज़ आपको मैनेजर बनाती है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि बिजनेस स्कूल्स में कहीं भी मैनेजर्स नहीं बनाया जाता, वहाँ बस नॉलेज दिया जाता है। और अगर ऐसा होता तो भाई वर्ल्ड के टॉप सभी लोग पढ़ के ही मैनेजर बन जाते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है जिसके पास वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो ना किया हो, नॉलेज हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं है। तो वन ईच हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं की, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। माइंड दैट इंडिया में हर एक प्रोफेशन का अपना एसोसिएशन है। जैसे CA का ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICMAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लॉयर के केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, IS और सिविल सर्विसेज के केस में सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सभी एसोसिएशन है जिसका हिस्सा आपको बनना कंपलसरी है। माइंड दैट अगर बीइंग अ लॉयर, अगर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इट्स लाइक कि डिसअपॉइंट कर दिया गया, हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपने कितना भी BA LLB LLM डॉक्टरेट की डिग्री कुछ भी क्यों ना हो, आप इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड लॉयर एडवोकेट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बार काउंसिल की सदस्यता ज़रूरी है। हर एक डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सदस्यता ज़रूरी है। हर एक CA को ICAI या CS को ICSI की मेंबरशिप होना ज़रूरी है। और इसलिए कहा जाता है कि प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो उस प्रोफेशन को क्या करती है? मैनेज करती है। क्या मैनेजर्स के केस में ऐसा है सर? नॉट एट ऑल। इंडिया में मैनेजर्स के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है अंडर द लॉ। तो इस केस में भी प्रोफेशन मैनेजमेंट से अलग हो जाता है। मैनेजमेंट के केस में प्रोफेशनल एसोसिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है ना, वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन करती है। मतलब हमारे जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स हैं वो कैसे काम करें। जैसे CA के लिए सारे कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स, रेगुलेशंस, बिहेवियरल नॉर्म्स ICAI बनाती है। ठीक है, डॉक्टर केस में से सर्जन की बात आती है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि जो सर्जन्स होते हैं जब वो सर्जरी करने जाएंगे इन जनरल, जो कि मैंने सुना है, पता नहीं सही है कि नहीं सही, आप इसको रीचेक कर सकते हो। बेसिकली कहा जाता है कि जब सर्जन अगर सर्जरी करने जाएगा तो उसको पहले अपने सभी टूल्स को काउंट कर लेना चाहिए और सर्जरी के बाद भी सभी टूल्स को काउंट कर लेना चाहिए। ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है दैट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू और व्हाट यू शुड डू और व्हाट यू कुड डू, ये सारी बातें बताई जाती हैं और ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही बताता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में। लॉयर्स के केस में भी यही होता है, बेचारे बंदे भाई ओथ लेते हैं कि हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि झूठ के साथ भी खड़े हो जाते हैं, वो अलग बात है। डॉक्टर्स के केस में भी यही होता है। ठीक है, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स लोग लिटरली यार। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन में उनके मेंबर्स के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन होता है और उस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना होता है। वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते और अगर जाते हैं तो फिर उन पे केसेस भी फाइल हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ मैनेजमेंट में है? क्या मैनेजर्स के लिए कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? नॉट एट ऑल। मैनेजर्स के केस में कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं प्रिस्क्राइब नहीं कि उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसी कोई भी बातें कुछ भी मैनेजर्स के केसेस में नहीं बनाई गई, क्योंकि एसोसिएशन ही नहीं है ना। और जब एसोसिएशन नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाएगा? तो ये वाला फंडा हो जाता है। तो इस केस में भी मैनेजमेंट और प्रोफेशन क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है सर्व
सर्विस मोटिव। देखो भाई, डॉक्टर सोसाइटी को सर्व करते हैं, कर भी रहे टू द बेस्ट, ठीक है। लॉयर्स भी सर्व करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी, IAS, IAFS, IPS ये भी सर्व करते हैं सोसाइटी को, CAC, CMA भी, ये भी सोसाइटी को सर्व करते हैं। मतलब हर एक प्रोफेशन का सर्विस मोटिव होता है, याद रख लीजिएगा, सोसाइटी को सर्व करना टू द बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है। मैनेजमेंट के केस में ऐसा है, हाँ जी, हमने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखा ना, सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट में सोशल ऑब्जेक्टिव है और सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करना मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। तो इस पॉइंट पे सर्विस मोटिव मैनेजमेंट में है, तो मैनेजमेंट में ये फीचर क्या कर गया, मैच कर गया। तो आपने देखा कि प्रोफेशन के 5 फीचर्स में से बस 2 फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच किए हैं। तो आप ही बताओ कि क्या मैनेजमेंट को एक कंप्लीट, परफेक्ट, प्योर प्रोफेशन कहना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो नहीं, हम मतलब कहना सही है क्या? आप ही बताओ भैया, हम तो क्या बताएं। उम्मीद है आपके जहन में जवाब होगा नहीं सर, क्योंकि सारे नहीं मैच करें ना, इसलिए मैनेजमेंट कंप्लीट प्रॉपर प्रोफेशन या रिकॉग्नाइज प्रोफेशन नहीं है। ये चीज़ बच्चा इंजीनियर के केसेस में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी है, लेकिन प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मात्र इन 2 फीचर्स के कारण इंजीनियर्स को रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन के तौर पे काउंट नहीं किया जाता। एंड इनफैक्ट यार रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं है, ज़रूरत थोड़ी है कि किसी को, मतलब ऐसा है कि अगर किसी को इंजीनियरिंग वर्क करना है तो उसको IIT का एग्ज़ाम क्रैक ही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो आप देखोगे कहीं पे मैकेनिक का काम करते तो वो भी इंजीनियर्स ही हैं ना, ऐसा तो नहीं कि वो इंजीनियर्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल उम्मीद है आपको पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी होगी कि अगर आपसे कोई कल को पूछे कि बताओ नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आर्ट साइंस प्रोफेशन का क्या फंडा है, तो आपको क्लियर करना आना चाहिए। और एक चीज़ बात मार्क कर लीजिएगा, ये CBSE का बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है, इधर उधर से लेफ्ट राइट सेंटर मिला के क्वेश्चन ही देते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपने चैप्टर 1 में, जो कि आपसे CBSE फॉर श्योर पूछेगा ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में और आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे जाते हैं। क्लियर क्या? तो चलिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस नहीं, प्योर नहीं, सॉफ्ट साइंस है, और मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। दिस इज़ द सोल्यूशन। और अब इसको पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम में ज़रूर पूछेगा। स्टे ट्यून फॉर द लास्ट सेशन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम कवर अप करेंगे कोऑर्डिनेशन। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय एंड बी सेफ।